नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग असेंबली। आज हमारी चौथी क्लास है प्रोग्रामिंग की इस जर्नी में। हमने पहले 2-3 क्लासों में ये देखा है कि हमारा किस तरह से रूट रहेगा। पहले क्लास में हमने तो यही देखा था कि पढ़ना क्या है, करना क्या है। तो हमने तय किया था कि हमें वेब डेवलपर बनना है और वेब डेवलपर बनने के लिए हमने तय किया था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड में पढ़ना होगा। और इन सब का जो अगर प्रोफेशनली काम करना है तो हमें कोई फ्रेमवर्क भी साथ में देखना होगा, क्योंकि प्रोफेशनल काम जो होता है कंपनीज़ में काम होता है किसी फ्रेमवर्क में होता है। तो इसके लिए हमने देखा था कि फ्रेमवर्क्स जो है जैसे Vue.js है, एंगुलर है, रिएक्ट है, ये सब कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क हमें देखना था और हमने तय किया था कि हम एंगुलर देखेंगे। इसके बाद हमने सबसे पहले कोड एडिटर वगैरह देखे थे, कुछ कोड एडिटर जिसमें हम कोडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पहला जो कोड हमने बनाया था, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था, हमने नोटपैड की फ़ाइल में बनाया था, नोटपैड में बनाया था। और नोटपैड में भी हमने किस तरह से उसे सेव किया जाता है ये देखा था। अब नोटपैड में लिखी जो फ़ाइल थी हमने, वो HTML वाली फ़ाइल थी। HTML वाली क्यों थी? क्योंकि हमने देखा था कि HTML जो है आपका एक बॉडी प्रोवाइड करता है। तो हमें एक बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी, उस बॉडी के अंदर हमें जान डालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो उसमें स्टाइलिंग करने के लिए CSS और जान डालने के लिए या फिर उसमें ब्रेन पावर, उसमें कुछ इंटेलिजेंस डालने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का उपयोग करना है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमने क्या किया था कि एक HTML की फ़ाइल बनाई नोटपैड की, उसके अंदर हमने हेड टैग देखा, बॉडी टैग देखा, HTML टैग देखा। उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग का उपयोग किया था और उसके अंदर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू सम ऑफ x प्लस वाई। और इन सब को लॉक करने के लिए हमने पहले फाइल को सेव करना था। वो फाइल को सेव कैसे किया जाता है, तो हमने अगर जो नोटपैड वाली फ़ाइल है उसे डायरेक्टली सेव करोगे तो वो फाइल आपकी .txt एक्सटेंशन के साथ होती है, जो टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल हमारे कोई काम की नहीं है, उसे हमें HTML का प्रोग्राम बनाना था, इसलिए हमने उसे सेव करते वक्त .html का एक्सटेंशन दिया था। सेम फाइल हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, जैसे हमने उसमें देखा था कि अगर उस फाइल को हम .css के साथ सेव करते हैं तो वो CSS की फाइल बनती है, उसका एक्सटेंशन अलग होता है। .js का अगर एक्सटेंशन देते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनती है। इस तरह से हमने 3 अलग अलग फाइलें देखी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर .html के साथ हम फाइल नोटपैड की सेव कर रहे हैं तो उस फाइल का एक आइकन जब डेस्कटॉप पे या फिर कहीं भी जहाँ आप सेव करोगे, एक क्रोम ब्राउज़र का या फिर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस तरह का उसका एक आइकॉन बना था। और उसे 2 बार टैप करने पे वो फाइल जो है वो नोटपैड की ना खुलते हुए आपके ब्राउज़र में खुलती है, हमने देखा था। और ब्राउज़र में आपका जो सिर्फ हमने बॉडी टैग में जो लिखा है, जैसे दिस इज़ आवर फर्स्ट HTML प्रोग्राम लिखा था, वो दिखा था। जो कुछ भी हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा था वो कुछ नहीं दिख रहा था। उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें डेवलपर टूल खोलना पड़ा था। कंसोल में दिखा था, और कंसोल कहाँ दिखेगा हमें? डेवलपर टूल में। तो डेवलपर टूल खोलने के भी हमने तरीके देखे थे कि आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तो है कि आप उसे राइट क्लिक दबा के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाइए, वहाँ पे आपको नेटवर्क, कंसोल सब कुछ मिलेगा। दूसरा तरीका है आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं या फिर कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएं, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। इन तरीके से हमने ये खोला था। अब और साथ ही साथ हमने कंसोल में भी देखा था कि अगर हम कंसोल में जाए तो वहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो भी हमने प्रोग्राम में लिखा है वो डायरेक्टली आ रहा था। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि प्रीवियस कमांड शायद नहीं देखा था। प्रीवियस कमांड अगर आपको देनी है, जो कुछ है वो देखेंगे आराम से, वैसे छूट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो अगर अप की दबाते हैं तो उसमें आपकी प्रीवियस कमांड दिख जाती है कंसोल में। अब कंसोल में हमने ये भी देखा था कि कंसोल का उपयोग हम एक कैलकुलेटर की तरह कर सकते हैं। उसमें हमने एक छोटी सी एडिशन करके देखी थी। कोई भी आप वेब पेज खोल लीजिए गिवन, उसमें आप कंसोल में जाइए, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट जे दबाइए, या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जाइए, उस मार्क से जाइए, आप उसके कंसोल में जाइए, आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम वहीं पे रन होता है। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आपका ब्राउज़र में ही रन होता है। अब ये सब कुछ तो हमने देख लिया। अब हमें प्रोफेशनल डेवलपर बनना है। हम ये क्या है, नॉन सीरियस डेवलपमेंट होगी। नॉन सीरियस डेवलपमेंट इन द सेंस
कि आप कोई एक अच्छा प्रोग्राम, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम लिखा जाता है, वो ऐसे कंसोल में तो लिखोगे नहीं, उसके लिए हमें कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होगा, कहीं तो लिखोगे। तो उसके लिए हमने देखे थे, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हमने कोई नोटपैड में अगर मिस्टेक कर दी तो हमें दिख नहीं रही है कि कहाँ मिस्टेक हुई है। वहाँ पे कुछ नोटपैड इतना स्मार्ट नहीं है कि वो कुछ अंडरलाइन करा के दे या फिर कोई रेड डॉट या वार्निंग दे दे कि यहाँ पे एरर है। तो बहुत सारी मुश्किलें आएगी अगर इस तरह से अगर प्रोग्राम हम डिज़ाइन करें तो इसके लिए हमने देखा था कि कोड एडिटर्स है आपके पास। कोड एडिटर्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे एटम है या फिर VS कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है जो कि स्मार्ट वर्जन ऑफ नोटपैड है। तो हमने VS कोड के साथ जाने का प्रेफरेंस लिया था, इसलिए क्योंकि उसका कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉपुलर। और हाँ, नहीं वो तो फ्रेमवर्क तो अलग बात है। ये जो है कोड एडिटर, इसका अर्थ समझिए आप। कोड एडिटर क्या है कि कोड को एडिट करने वाला, जहाँ पे आप कोड को एडिट करोगे या फिर लिखोगे। हो सकता है वो कोड एडिटर आप पाइथन के प्रोग्राम के लिए भी उपयोग में ला रहे हो, जावा के प्रोग्राम के लिए भी ला रहे हो, आप HTML CSS कोई भी प्रोग्राम हो आप उसमें एडिटर में लिखोगे। एडिटर एक तरह से आपकी स्लेट हो गया ना, जिसपे आप पहला अक्षर लिखना चालू करते हैं। एडिटर हो गया आपकी स्लेट। सीधी सीधी अगर बात बताओ तो उस स्लेट पे लिखोगे, जिस तरह से आपका वर्ड है उसी तरह से आपका वर्ड एडिटर है, कोड एडिटर। कोड एडिटर में आप कोई भी फाइल लिख सकते हो, जैसे आप पाइथन की फाइल भी लिख सकते हो। अगर पाइथन की फाइल लिखोगे तो फाइल सेव करते वक्त .py करके एक्सटेंशन आता है, उस तरह से। HTML की फाइल सेव करते हो तो .html का। तो कोड एडिटर को आप एक तरह से स्लेट की तरह समझिए, जहाँ पे सब कुछ लिखा जाता है। वो न्यूट्रल है, वो सभी तरह के प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। जावा का करेगा, पाइथन का करेगा, रूबी का करेगा, C# .NET का करेगा, C++ का करेगा, C का करेगा, उसे कोई आपत्ति नहीं है। बस फाइल हमें ठीक एक्सटेंशन के साथ सेव करनी होती है। अब ये हमने कोड एडिटर देखा। कोड एडिटर में हमने कई सारे एक्सटेंशंस देखे थे, कि जैसे हमने लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था। फिर कुछ थीम कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमने Ctrl+T एक शॉर्टकट देखा था, लेकिन वो तो एंसिलरी स्टफ़ है, हम कभी भी उसे अगर रिवाइज करना हो कहीं से भी गूगल करके भी कर सकते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे अगली बार जब हम मिले थे तो हमने जावास्क्रिप्ट की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, और साथ ही साथ जब जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक मल्टी पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कुछ इस तरह से डेफिनेशन देखी थी, और उस डेफिनेशन में हम डीप में गए थे कि जैसे हमने हाई लेवल का अर्थ समझा था कि हाई लेवल क्या है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है ना कि आपका कंप्यूटर जो है, प्रोसेसर जो है 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और इस बाइनरी लैंग्वेज को हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, वो थोड़ा कठिन रहेगा। इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, जिसका सिंटैक्स, जिसका बोलने का लिखने का तरीका हमारी ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही हो, जिसमें हम लिखते हैं कि x = 2 या फिर y = 3 या फिर प्रिंट दिस स्टेटमेंट। जो हम ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं उसी तरह से अगर लिखते हैं तो वो एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज होगी, लोअर लेवल लैंग्वेज नहीं है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट हमें कुछ करना नहीं है। जब भी हम वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं, कोई हमें मेमोरी मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम मैन्युअली करें, कुछ लैंग्वेज में होता है। एज सच ये क्या होता है ये हमें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक डेफिनेशन देखनी थी, रफ ओवरव्यू कि होता क्या है। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म में ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में थोड़ी अलग तरीके से अवेलेबल है। ये कम्प्लीटली एक तरह से कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे होती है जावा या फिर C++, उस तरह से नहीं है। थोड़ी अलग कंसेप्ट इस तरह इसमें अप्लाई होते हैं, और वो भी जब हम रेलेवेंट टॉपिक आएगा तो उसे डिटेल में समझेंगे कि इसमें एक प्रोटो का कंसेप्ट होता है, प्रोटोटाइप का कंसेप्ट होता है, वो सब कुछ देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का हाई लेवल मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज भी देखा था हमने कि जावास्क्रिप्ट जो है मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है। मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज क्या है, तो इसमें बहुत सारे तरीके से कोड लिखा जा सकता है। मल्टी पैराडाइम का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि आप बैटिंग जो है सहवाग की तरह एग्रेसिवली कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह थोड़ा एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों तरह की कर सकते हैं संभल के, और द्रविड़ की तरह कंप्लीटली डिफेंसिव भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्रिकेट खेलने की या फिर बैटिंग की स्टाइल हो गई।
सेम इज़ द स्टोरी विथ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी आप मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप इसमें जो आपकी लैंग्वेज है बहुत सारे पैराडाइम्स को सपोर्ट करती है। जैसे आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, इसमें डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग रहेगी, सब कुछ इसमें सपोर्ट करती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। तो ये सब कुछ हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ इवोल्यूशंस देखे। ये सब कुछ क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये निर्माण हुई है, उसका कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, ये सब कुछ। तो हिस्ट्री में अगर हम जाए तो हमने देखा था कि इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था, और इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था तो एक कॉमन ब्राउज़र जो है सबके, क्योंकि इंटरनेट क्या है आफ्टर ऑल, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर है। इंटरनेट कोई एक चीज़ नहीं है। इंटरनेट मतलब मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और मेरे कंप्यूटर में जो डाटा है मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या फिर आपके कंप्यूटर में मेरे वाले में आ रहा है। एक तरह से क्या है, पूरे दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे का नेट बन गया है जुड़ने की वजह से। अब किसी के कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे SBI के सर्वर में बहुत ज़्यादा डेटा है, तो हम उसका डाटा उपयोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कनेक्टेड है हमारा और SBI का। या फिर इंडियन रेलवे IRCTC का और हमारा कनेक्टेड है, तो हम IRCTC के सर्वर पे या फिर वेबसाइट पे जाते हैं, उनके API को हिट करते हैं और वहाँ से डेटा लेते हैं, या फिर वहाँ पे डेटा भरते हैं, अपना टिकट बुक करते हैं। तो एक तरह से इंटरनेट हो गया। तो एक कॉमन ब्राउज़र होना चाहिए था। कॉमन ब्राउज़र तो नहीं हो सकता था, लेकिन ब्राउज़र जो जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करता है, एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए थी जो दुनिया के सारे ब्राउज़र समझ सके। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए उस वक्त जो एक कंपनी, प्रोमिनेंट ब्राउज़र की कंपनी थी, नेटस्केप नेविगेटर करके, उन्होंने ब्रैंडन आइक को उन्होंने हायर किया, उनको टास्क दिया कि आप एक लैंग्वेज बनाइए। उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने मोका रखा। 1995 की बात है आई गेस ये। तो अगर हम देखें तो जस्ट अ मिनट, डेफिनेशन देख ली हमने एकमा। हाँ, तो ब्रैंडन आइक ने 1995 में ये लैंग्वेज बनाई। 1995 में उसका नाम मोका रखा, फिर उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा। सिमिलर स्टोरी माइक्रोसॉफ्ट की भी चलती है कि माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र था, उसके लिए उन्होंने जे स्क्रिप्ट करके लैंग्वेज बनाई। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस थे कि इनका सिंटैक्स कुछ अलग रहे, इनका सिंटैक्स कुछ अलग रहे, इनका इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से, इनका अलग तरीके से। तो कोई एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेट एक कॉमन गुड है। कॉमन गुड क्या होता है कि सबके उपयोग में आना चाहिए एक तरह से, है ना। तो ये कॉमन गुड को एक इंडिपेंडेंट बॉडी को, जावास्क्रिप्ट को क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी एकमा को दे दिया गया। एकमा का हमने फुल फॉर्म देखा था कि यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इस इंडिपेंडेंट बॉडी को जावास्क्रिप्ट को हैंड ओवर कर दिया। और इसका जो कुछ भी अपडेट वर्जन लाने हैं या फिर उसमें कुछ सुधार करने हैं, उसमें कुछ त्रुटियां है तो उसे दूर करने का काम एकमा ने ले लिया था। अब एकमा जो है ये हर साल उसका वर्जन रिलीज़ करती थी। तो 1997 में एकमा ने, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने, एक अपना पहला वर्जन एकमा स्क्रिप्ट 1 के नाम से लॉन्च किया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को एक तरह से एकमा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो ही अब उसका पेरेंट है। और जावास्क्रिप्ट जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब इसमें क्या है, किसी की ओनरशिप नहीं है कि ये अब कोई उसका मालिक है, या फिर आप अपने कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल प्रोग्राम पे इसमें अगर इम्प्लीमेंट करो तो आपको किसी को रॉयल्टी नहीं भरनी है इस जावास्क्रिप्ट की, एक तरह से फूकट है। तो 1997 में एकमा स्क्रिप्ट 1 आई। 1998 में इसका दूसरा वर्जन आया। 99 में इसका एकमा स्क्रिप्ट वर्जन 3 आया। अब यहाँ तक तो स्टोरी ठीक चल रही थी, लेकिन 2000 में इसका एकमा स्क्रिप्ट वर्जन 4 आना चाहिए था, लेकिन नहीं ले आ पाए। हो सकता है उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना कि 1995 से लेके जो आगे चालू हुआ है दौर, तो वहाँ पे इंटरनेट या फिर जो टेक्नोलॉजी है बड़ी रैपिडली बढ़ रही थी। आपने बचपन में ही देखा होगा कि एक ज़माने में आप टेलीफोन भी नहीं देख पाते थे और आज आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो बहुत सारी रेडिकल चेंज जो आया इन डिकेड्स में आया था, इस सेंचुरी में आया था। तो मिलेनियल के आसपास, मतलब 2000 के आसपास इनको वर्जन नंबर 4 रिलीज़ करना था, नहीं कर पाए। 2008 तक 8 साल हो गए, उन्होंने कोई वर्जन रिलीज नहीं किया। उनका एक जो चौथा वर्जन 8 साल होने के बाद भी, एकमा स्क्रिप्ट वर्जन 4, उसे कुछ डिसएग्रीमेंट के कारण फिर से छोड़ दिया गया, उसे रिलीज ही नहीं किया गया।
तो एकमा स्क्रिप्ट जो था 4 उसे अबैंडन कर दिया। फिर 2009 में एकमा स्क्रिप्ट 5 आई। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि इतने सालों से यहाँ पे कुछ जो है बिल्कुल भी वर्जन ना आने के कारण बहुत सारे चेंजेस जो थे पेंडिंग थे। इसी कारण एकमा स्क्रिप्ट 5 में बहुत सारे रेडिकल चेंजेस किए गए, जैसे स्ट्रिक्ट मोड ले आया गया, जेसन को सपोर्ट लेके आया गया। तो जेसन क्या है, एक तरह से एक आपकी ऑब्जेक्ट है, एक डेटा टाइप मान लीजिए, आगे चल के देखेंगे। जेसन को सपोर्ट लाया गया, इम्प्रूव्ड ऑब्जेक्ट एंड एरे मेथड, ये सब कुछ लाया गया। और इसके बाद अगर हम देखें कि जो सबसे रेडिकल डिफरेंस जो आया था एकमा स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में, वो 2015 में लाया गया। 2015 में इसे जब लॉन्च किया गया एकमा स्क्रिप्ट 6 के नाम से। एकमा स्क्रिप्ट 6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए आपको। इसमें लेट, कांस्ट, ये जो नए वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइप थे, फिर एरो फंक्शंस आए, आपका क्लासेस आए, मॉड्यूल्स आए, टेम्पलेट लिटरल्स आए, डिस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, बहुत सारी चीज़ें आई। तो एकमा स्क्रिप्ट 15 जो है, या एकमा 2015 या एकमा स्क्रिप्ट 6, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया। एक तरह से लैंग्वेज को हो पलट दिया इन लोगों ने। बहुत ज़्यादा रेडिकल डिफरेंस था पहले के तुलना में। और इसका ईयरली रिलीज 2016 से इन्होंने डिसाइड किया कि क्या है, इतने सारे ड्रास्टिक चेंज करने की वजह से डेवलपर को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, ऑल ऑफ अ सडन लैंग्वेज में इतने सारे चेंजेस आ जाए, आपको अपने पुराने प्रोग्राम बदलने पड़ सकते हैं। या फिर पुराने ही प्रोजेक्ट में, जैसे आपका पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, आप फेसबुक, जैसे आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, फेसबुक में पहले कॉलिंग का ऑप्शन नहीं था, वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं था जब शुरुआत के दौर में आया था। तो आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, फेसबुक के इंजीनियर हैं, नो प्रॉब्लम। आप जब काम कर रहे हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में लिख रखा है वो, अब आपको क्या करना है कि वीडियो कॉल का ऑप्शन उसमें लगाना है, या फिर कॉलिंग का ऑप्शन लगाना है, या फिर किसी को ब्लॉक करने का, अनब्लॉक करने का, डीपी ब्लॉक करने का, अनब्लॉक करने का, नया प्रोग्रामिंग कुछ उसी में ऐड करना पड़ेगा ना। फेसबुक आप फिर से तो लिखोगे नहीं। अब आपने पुराना लिख लिया है उस कोड में, एकमा स्क्रिप्ट 6 के पहले, और फिर बाद में एकमा स्क्रिप्ट बाद। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर सिंटैक्स चेंज हो गया तो हो सकता है कंपैटिबिलिटी इशू आए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कोड में। इसी कारण क्या है कि इन्होंने डिसाइड किया कि इतने सारे चेंजेस एक साथ ना करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, कि जिससे डेवलपर को भी इतना बड़ा सडन जर्क ना लगे और लोग इस लैंग्वेज को छोड़ के कोई और ऑप्शन ना बनाने लग जाए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की क्या है, एक तरह से वर्चुअली मोनोपोली है। मोनोपोली फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट के अलावा जो ब्राउज़र है आपका, फ्रंट एंड में दूसरी लैंग्वेज चलती नहीं है, एक ही लैंग्वेज चलेगी, नाम एक का ही है, जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई नहीं। ये जो बाकी की सारी लैंग्वेज जो लोग मटकते फिरते हैं ना, कि हमें C++ आती है, हमें C आती है, C# आती है, ये आता है, वो आता है, क्या करोगे? फ्रंट एंड में तो तुम काम में ले नहीं सकते, बैक एंड में ही लेना है उसको। बैक एंड में क्या करोगे? फ्रंट एंड में भी तो काम करना है ना। तो जावास्क्रिप्ट की मोनोपोली है, यही एक है जो कुछ है वो सर्वसत्य। तो यहाँ पे ये सब कुछ कर लिया। फिर हमने इसके साथ कुछ ये भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट की कुछ कंपैटिबिलिटी के जो पैरामीटर्स है, तो वो देखा था हमने कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल इन द सेंस कि जावास्क्रिप्ट से कुछ भी मिटाया नहीं जाता। जो जावास्क्रिप्ट एक बार पहले वर्जन में, एकमा स्क्रिप्ट 1 जो 1997 में आया था, उसका कोड मैं अगर आज उठाऊँ तो वो कोड आज भी एग्जीक्यूट होगा, वो कहीं जा नहीं रहा है, वो रन हो रहा है। तो ये हो गई आपकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कि आपका पुराना कोड नए ब्राउज़र में बिल्कुल रन होगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी की, तो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। आज का जो कोड है वो 2009 के ब्राउज़र में रन नहीं करेगा, या फिर 2050 में जो कोड आने वाला है वो यहाँ पे आज के ब्राउज़र में रन नहीं करेगा। तो ये हो गया, ये सब कुछ हमने देख लिया था कि ये इशू हमारे जावास्क्रिप्ट के साथ है। फिर अगर आज ये तो सब कुछ हो गया, आज तक हमने देखा क्या है। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सीरियस डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो एक तरह से मान के चलिए कि आपके एक फाउंडेशन की तरह काम हो गया। यहाँ से आपका सुपर स्ट्रक्चर बनना चालू हो रहा है। सुपर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे आज सबसे पहले हमें HTML की जो फाइल थी हमने बनाई थी, उसमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करने का एक तरीका देख लिया था। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करने के और भी तरीके हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक तरीका हमने देखा था कि हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं, उस HTML की फ़ाइल में हम
ना ओपन विथ नहीं, हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ, ओपन और क्लोज तो सभी टैग रहेंगे, जैसे आपका हेड टैग रहेगा, बॉडी टैग रहेगा, या फिर टाइटल टैग, कोई भी टैग रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, ये टैग ओपन होगा तो क्लोज होगा। जावास्क्रिप्ट जो HTML में है, टैग ओपन होगा तो क्लोज होगा। लेकिन कुछ टैग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिर्फ ओपन ही होते हैं, वो क्लोज नहीं होते है। बहुत सारे टैग, इमेज टैग है जैसे। तो यहाँ पे हम आज इस तरीके को देखेंगे कि हमें जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक स्क्रिप्ट के माध्यम से लिखी थी हमने। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, तीसरा तरीका भी देखेंगे। पहला तरीका अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था लर्निंग जेएस फोल्डर में था, तो यहाँ पे लर्निंग जेएस फोल्डर में हम आ गए हैं। दो फाइलें बनी हुई हैं हमारे पास, एक app.js है, एक index.html है। आप फोल्डर स्ट्रक्चर में जाओगे, आपको इस तरह से फाइल दिखेगी। सिंस ये फाइल HTML एक्सटेंशन के साथ से हुई है, तो इसका जो ये है वो इंडेक्स इस तरह से ये दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं तो ये इस तरह से दिखती है आपको। अगर मैं इसे डबल टैप करता हूँ इसे खोलने के लिए, तो ये देखिए ये ब्राउज़र में खुलती है, ये ब्राउज़र में खुलती है और इसका साथ में एक्सटेंशन भी .html दिखता है। अब इसको अगर कोड करना है हमें, क्योंकि इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखा था, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो आपको कहाँ दिखेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में। अगर मैं Ctrl+Shift+I दबाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये जो है कंसोल में आपका आउटपुट दिखेगा। लेकिन ये आउटपुट किस चीज़ का है ये हमें दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि x = 2 y = 4 है। इसके ऊपर क्या ऑपरेशन हो रहा है जिससे ये 8 आ रहा है कंसोल में, ये हमें दिख नहीं रहा है। ये कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा हमें एलिमेंट में, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये तो आपका फ्रंट एंड यूज़र जो देखेगा, जो यूज़र देखेगा वो है चीज़। अब मैं एलिमेंट्स पे दबाता हूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिखेगी। मैं इसे एक्सपांड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट दिख रही है आपको। और स्क्रिप्ट में हमने लिखा है फर्स्ट नेम = राम, x = 5 और y = 3। और वहाँ पे हमने z वेरिएबल में स्टोर किया था x + y। और ये कंसोल लॉग करने के बाद हमें वहाँ पे कंसोल लॉग करने के बाद 8 मिला है। और साथ ही साथ हमने कंसोल लॉग फर्स्ट नेम भी किया था, तो यहाँ पे राम आया है। ये चीज़ हमने देख ली। अब इसको एडिट करना है, इस फाइल को अगर एडिट करना है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट एडिट कर सकता हूँ। कैसे, मैं अगर यहाँ पे करूँ ना कि डायरेक्टली अगर एडिट करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एडिट किया जा सकता है। कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसी को मैं एक बार कंसोल लॉग, जस्ट अ मिनट, एडिट एज टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं अगर इसमें सेम कॉपी करूँ, कंसोल लॉग C, कंसोल लॉग Z, और इसे मैं सेव करूँ, सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वैसे ही आ जाएगा कंसोल में। यहाँ देखिए राम आपका फिर से ओके। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा, पर एक है कि आप यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं, सेव नहीं होगा यहाँ का मैटर। जो कुछ भी आपका मैटर होगा यहाँ पे टेम्पररी तरीके, एक तरह से टेम्पररी होगा। और ये टेम्पररी कोड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट कोड। परमानेंट कोडिंग या तो आप नोटपैड में करोगे या तो फिर VS कोड खोलोगे। VS कोड खोलने का तरीका आपका ये है कि आप इस फाइल को जो है ना, ये जो फाइल थी, यहाँ पे राइट क्लिक दबाइए इस फाइल पे, आपका ये मेनू खोलेगा। इस मेनू में जाइए, ओपन विथ जाइए और ओपन विथ में विजुअल स्टूडियो कोड दबाइए, तो आपकी विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका हुआ कि आपकी ये विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल खुल गई। अब ओपन फोल्डर्स, जस्ट मिनट, ओके। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमारा ये फाइल ही खुली है। हमारी एक जावास्क्रिप्ट की भी फाइल थी, यहाँ पे हमने देखी, ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो यहाँ पे खुली नहीं है। तो हमें तो पूरा का पूरा फोल्डर ही खोलना है। ये जो दोनों फाइल है एक साथ दोनों फाइल खोलनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरा तरीका ये है कि हम इसे बंद कर देते हैं, फिर से VS कोड खोलेंगे। लेकिन किस तरह से, जहाँ पे हमारी ये फाइल है इसे सिलेक्ट करेंगे पूरे एड्रेस को, इसकी जगह हम दबाएंगे CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट दबाने के बाद ये जो ब्लैक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे हमें टाइप करना है कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट दबाएंगे आप, एंटर करेंगे, आपका VS कोड खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों फाइल खुल गई है आपकी, है
जो फोल्डर में हमारी फाइल थी कि app.js और index.html। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है किस तरह से लिखी है हमने, यहाँ पे अलग से लिखी है ना, ये अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल थी और इसे रन करने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि नोड की सहायता से भी हम कर सकते हैं, लेकिन नोड हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए हम उसे छेड़ेंगे नहीं। बस मैं दिखाना चाहता था कि आपकी ब्राउज़र के बाहर अगर फाइल रन करनी हो तो नोड एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं। नोड app.js इस तरह से हमने आउटपुट भी लिया था। अब इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ हमारे टर्मिनल को, और index.html पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फाइल थी, ये जो index.html है, इस फाइल को अभी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ओके, मूव टू रीसेट। ओके, यहाँ पे अब हमारी एक ही फाइल है, कौन सी, index.html। और index.html में हमारा जो सबसे पहले मैंडेटरी टैग्स जो होते हैं ना, वो होते हैं html और फिर html क्लोज, फिर हमारा होता है हेड टैग, मैंडेटरी टैग जिसमें हमारे टाइटल्स वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं हम। फिर हमारा बॉडी टैग होता है, जो भी आपका ब्राउज़र में दिखेगा वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। और फिर होता है स्क्रिप्ट टैग। मैंने कहा था कि HTML आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं। HTML के अंदर आप बॉडी बना लिया, आपने हड्डियाँ बना ली, ब्रेन बना लिया, ये जो होता है ना कि वो खतरा वाले साइन में वो वहाँ पे होती है एक स्केलेटन होती है ब्रेन का, ब्रेन आप बाहर नहीं रख सकते, वो स्केलेटन में ही रखना पड़ेगा। तो ये स्केलेटन जो है एक तरह से HTML ने बना दिया, उसके अंदर ब्रेन कैसे रख रहे हैं हम, ये है हमारा ब्रेन, स्क्रिप्ट से लेके स्क्रिप्ट तक ये हमारा ब्रेन है, इस स्केलेटन में हमने ब्रेन भरा है। ठीक है, अब ये जो एक तरीका है कि हम ये यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, ये तरीका हुआ कि आप ब्रेन वहाँ पे रखें, या तो फिर आप एक काम कीजिए, ब्रेन थोड़ा बाजू में रखिए हाथ में, और उस ब्रेन को वायर की सहायता से जोड़ दीजिए यहाँ पे, लेकिन आपको बॉडी में जोड़ना ही पड़ेगा समहाउ। तो करना क्या है कि ये स्क्रिप्ट हमारी हो गई, ये हमारी फाइल रन हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे कहते हैं इनलाइन स्क्रिप्ट। इनलाइन स्क्रिप्ट क्यों, क्योंकि ये फाइल में है और उसी के अंदर है, इसलिए इसे इनलाइन कर दे। अब इसके साथ इशू क्या है कि फाइल तो हमारी HTML की है ना, .html एक्सटेंशन है उसका। HTML एक्सटेंशन होने के बावजूद भी हम उसमें स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जबकि हमने देखा था कि स्क्रिप्ट की फाइल अगर लिखते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .js। एक तरह से वो अलग जात की है, उसका अपना एक अलग जॉनरा है, वो अलग फाइल है। तो एक बात बताइए मुझे कि HTML की फाइल में हम जावास्क्रिप्ट की फाइल क्यों रखें? अब मजबूरी है, रखनी पड़ती है। तो बड़ा अगर प्रोजेक्ट हो जाए, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप HTML जिसमें आप बॉडी लिखते हो, बॉडी में ही आप स्क्रिप्ट फाइल नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि आपकी ये बॉडी की फाइल जो है हज़ार दो मतलब 40 हज़ार तक लाइन तक कोड होता है, बहुत बड़ा कोड होता है। ठीक है, इतना बड़ा कोड आप इसी एक ही फाइल में रखोगे तो ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि इनलाइन स्क्रिप्ट को प्रेफर ना किया जाए। बहुत छोटा प्रोग्राम है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्रीफरेबल यही रहेगा कि इस स्क्रिप्ट को हम लोग बाहर मूव कर दें और इसको इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने डायरेक्ट फाइल लिखी थी, ये कोडिंग की थी। इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसे पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। ये जो कॉपी है इतना कॉपी कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाजू में ही जाते हैं और नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पे नई फाइल हम बनाएंगे app.js। app.js क्यों, कन्वेंशन है एक तरह से, जब भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल, और जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन रहेगा। जैसे कन्वेंशन है कि जो आपकी मेन HTML फाइल होती है वो इंडेक्स के नाम से चलती है, ये आपकी app.js के नाम से हम लोग रखते हैं। ठीक है, app.js की हमने एक फ़ाइल बनाई, एक हमारा नया फाइल खुल गया है यहाँ पे app.js, और इसका एक्सटेंशन देखिए येलो कलर में है। यहाँ पे मैंने सेम कोड कॉपी कर दिया और इसे कर लिया मैंने सेव। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपकी एक app.js फाइल है जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है क्योंकि एक्सटेंशन उसका वो है, और दूसरी आपकी index.html है क्योंकि उसका HTML उसका एक्सटेंशन है। अब मैं अगर सेम प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव कर लिया, फिर मैं इंडेक्स पे गया और इंडेक्स को भी सेव कर लिया,
और यहाँ पे स्क्रिप्ट की अभी मुझे ज़रूरत नहीं, या फिर रहने देते हैं इसे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मेरा प्रोग्राम रन होता है क्या, मैं ये देखता हूँ। मैं जाता हूँ सेम वही फोल्डर में जहाँ पे हमने ये रखा है, और ये हमारा प्रोग्राम था। मैं अगर इसे 2 बार फिर से क्लिक करता हूँ, सेम प्रोग्राम है, हमने इस बार जावास्क्रिप्ट हटा दिए, मैंने ये यहाँ पे दबाया, प्रोग्राम आपका जैसा का वैसा ही है फ्रंट एंड में जो दिखता था, लेकिन इसके अंदर हमारा एक आउटपुट भी आया था, 8 आया था, 8 और राम कंसोल में। उसे देखते हैं क्या हुआ आता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन 3 डॉट पे लगाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा मोर टूल्स में, और यहाँ पे जाऊँगा डेवलपर टूल्स में। डेवलपर टूल में आपको इस बार स्क्रिप्ट खाली दिख रही है क्योंकि हमने हटा दी थी, ठीक है। अब कंसोल में जाइए, आपको दिखता है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब हमें कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेम हमने बाजू में रखा है तो उसको जोड़ो। तो हाउ, लेट्स सी, यहाँ पे हम जाते हैं इसमें, और करना क्या है कि ये जो है इसका एड्रेस देखिए। अब एड्रेस फोल्डर स्ट्रक्चर में एड्रेस नेविगेट कैसी करती है फाइल, देखेंगे आराम से, क्योंकि जब बड़े एग्जाम्पल आएंगे तभी मैं समझा पाऊंगा। अभी से समझा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एक ही फोल्डर है हमारा लर्निंग जेएस, सबसे बड़ा पेरेंट फोल्डर। इसे भी देखिए, मिनिमाइज कर दिया। लर्निंग जेएस में दो फाइल है, app.js, index.html। हमारा टारगेट है कि हम index.html को app.js के साथ जोड़ें। कैसे करना है, तो हमें जाना है index.html में, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट के फाइल के साथ यहाँ पे हमें दबाना है स्पेस, या फिर इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसे लेते हैं हम हमारी हेड फाइल में। हाँ, यही ले लेते हैं, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। और स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जो कोडिंग हमने यहाँ पे की थी ना, कुछ कोडिंग की थी यहाँ पे x = y = यहाँ पे ना करते हुए सिर्फ स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, और यहाँ पे इसका एक ये जो है आपका ये टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, उसके साथ हम एक एट्रीब्यूट जोड़ेंगे। वो एट्रीब्यूट होगा src। और जैसे मैं SR दबा रहा हूँ, SR दबाते ही मुझे एक ऑटो सजेस्ट आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि VS कोड एडिटर मुझे प्रोवाइड करा रहा है। तो SRC लेता हूँ, और जैसे भी SRC पे दबाऊंगा एक अलग से सिंटैक्स बन के आएगा। सिंटैक्स क्या बन के आएगा कि ऑलरेडी प्रीफिल्ड एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, जिसमें इक्वल टू और कोलन कॉमा इन्वर्टेड कोड बन के आएगा। SRC पे किया, देखिए क्या आया, इक्वल टू SRC इक्वल टू, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा, जस्ट अ मिनट। और जूम करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जाना है कोड एडिटर में, कंट्रोल और प्लस की बटन दबानी है। कंट्रोल प्लस की बटन दबाएंगे, आपका ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट दबाया, SRC दबाया, एक सिंटैक्स बन के आ गया। इसका सिंटैक्स क्या है, इसके लिखने की तहजीब क्या है, तरीका क्या है कि आप SRC लिखिए इक्वल्स टू डबल कोट में, यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। और फाइल का नाम कैसे दोगे आप, जो फाइल हमने ये app.js सेव करी है ना, उसी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे app.js, या फिर दूसरा तरीका है आपके पास, आप उसका पाथ ढूंढना नहीं चाहते, करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए मुझे ऑटो सजेस्ट आ रहा है app.js। ये कैसे आया ऑटो सजेस्ट, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ इन दोनों के बीच में, जैसे जस्ट अ मिनट, ओके, इन दो कोट के बीच में अगर कर्सर रखूँ, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाऊँ, तो मुझे दिखता है 2 फाइल जो यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे जोड़नी कौन सी है, app.js जोड़नी है। मैं app.js पे, ओके, गलत फाइल क्लिक कर दी, कोई बात नहीं, इसे फिर से कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे मुझे app.js मिल रही है, इंडेक्स डॉट, मुझे जोड़नी कौन सी है, app.js, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडेक्स की फाइल है। मैं app.js पे क्लिक करता हूँ, इसे करता हूँ सेव, ठीक है। अब आपकी फाइल जुड़ गई है, दोनों फाइल एक दूसरे के साथ लिंक है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो सेम प्रॉब्लम जो आ रही थी हमें, इसे ओपन करते हैं, और फिर से वही है। अब हमें चाहिए क्या, कंसोल में देखेंगे कि हमारी लिंक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वही हमारी वैलिडेट करेगी। कंट्रोल शिफ्ट आए खोला मैंने, 8 और राम आ गए आपके। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो फाइल है वो कनेक्ट हो चुकी है index.html जावास्क्रिप्ट के साथ। ये आपकी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गई। तरीका समझ में आ गया। अब आपका कितना भी बड़ा प्रोग्राम चाहे क्यों ना रहे, आप 1000 लाइन का फेसबुक का लिखिए, इंस्टाग्राम का लिखिए, यही तरीका होगा। ये आपका बेस हो गया, एक आपने एक लेसन ले लिया।
फाइल एक ही ऐड कर सकते हैं, इसके ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही जावास्क्रिप्ट, हज़ारों फाइलें हो सकती है, बहुत सारी फाइलें होती है। जैसे हमने देखा कि हर चीज़ के लिए अलग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कार्ट के लिए अलग लिखो, सर्च के लिए अलग लिखो, रिक्वेस्ट के लिए अलग लिखो, बिल जनरेट करने के लिए अलग लिखो। कोड मॉड्यूलराइजेशन जो है, हर छोटी चीज़ का एक मॉड्यूलराइजेशन किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ लाके जोड़ दो, ठीक है। तो मॉड्यूलराइजेशन क्या, अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊँ कंस्ट्रक्शन के, तो पहले क्या है, मेट्रो के पिलर कैसे बनते थे। मेट्रो का पिलर बना, उसके ऊपर मेट्रो का वो फॉर्म वगैरह लगा के, वो तख्तिया वगैरह लगा के उसमें कंक्रीट का ढांचा डाल दो, पुल वैसे बनता था कि जगह पे ही उसको कास्ट किया जाता था। अब क्या होता है कि आपका कॉलम जगह पे बनता है, उसी वक्त सेम टाइम पे आपके बीम भी बनना चालू हो रहे थे। गर्डर जो है बाजू में साइड में चलते रहते, बाजू में ही गर्डर कास्ट करते रहते, और जिस दिन आपके कॉलम खड़े हुए क्रेन से लाके वो गर्डर रख देते। एक तरह से मॉड्यूलराइजेशन कर दिया कि ये काम चलने के साथ, पहले क्या होता था, अगर कास्ट करना है, वहीं पे स्लैब कास्ट करना है, तो आपको रुकना पड़ता था उस दिन के लिए जब आपके दोनों कॉलम खड़े हो जाए। उसके बाद आप उसमें तख्तिया डालोगे, फॉर्मवर्क डालोगे, सेंटरिंग डालोगे, और सेंटरिंग के बाद लोहा बांधोगे, और उसके बाद कंक्रीट डालोगे, तब आपका स्लैब होगा। डिपेंडेंसी क्या थी कि पहले आपका कॉलम बनना चाहिए। अब ऐसा है क्या, नहीं, कॉलम वाले अलग से कॉलम बनाते रहते हैं, और वो जो गर्डर बनाने वाले हैं गर्डर बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने लेंथ का गर्डर लगना है। वो गर्डर बनाते रहते, गर्डर सूख जाता, लाते वो कंक्रीट क्रेन से और रख देते, उसके ऊपर थोड़ा सा माल मसाला डाल के आपका पुल रेडी। ये मॉड्यूलराइजेशन है कि हर चीज़ को अलग अलग कर दो और वो एक दूसरे के साथ जोड़ दो। मॉड्यूलर चीज़ें इसे कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वेबसाइट में भी मॉड्यूलराइजेशन लाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों का, फंक्शनैलिटीज़ का अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फाइल हो, अनेक फाइलें भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट किस तरह से कर ली ये देखिए। अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है एज सच, और एक एट्रीब्यूट है जो हमें देखना चाहिए। पहले क्या होता था कि HTML, ये जो है मॉडर्न HTML है, ये HTML5 है। जैसे ECMA 6 है, HTML5 है, ये मॉडर्न HTML है, तो इसमें हमें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर HTML5 नहीं है आपकी, तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट देना पड़ता था, टाइप, ठीक है। और टाइप जो होता है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, मैंने जो TYP दबाया टाइप आ गया, टाइप दबाओ तो यहाँ पे देखिए एक और सिंटैक्स बन गया आपका, मतलब एक इज इक्वल टू, और वो आप, क्योंकि कोड एडिटर है, स्मार्ट वर्क करता है, ये हमें ऑटो सजेस्ट करता है। और इसमें तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, को पायलट वगैरह आ गया है, तो वो हमें बहुत सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप में हम लिखते हैं, यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट, TEXT, और स्लैश देके हम यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। ये हमें लिखना पड़ता था। लेकिन अब मॉडर्न आप लोग जो कुछ भी डेवलपमेंट करोगे वो मॉडर्न HTML5 के साथ ही रहेगा। तो ये हमें ये जो लिखा है ना, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट/HTML, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये अब ऑप्शनल हो गया है, क्योंकि हमारा कोड तो काम कर रहा था, ये लिखा नहीं था फिर भी, ये पहले था। लेकिन आप लोगों को चीज़ें पता हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं कंपनी में काम करने जाओ तो आपको वही कोड मिलेगा जो अभी नया डेवलप करना हो सकता है आपको पुराने प्रोडक्ट में ही डाला जाए। आप पुराने प्रोडक्ट जो पहले ही बना हुआ है, आपको उसको मेंटेन करना हो सकता है वो पुराने फाइल में बना हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि वह काम नहीं करेगा। आप ये एट्रीब्यूट नहीं डालोगे, आपकी स्क्रिप्ट ही काम नहीं करेगी, क्या करोगे, किसको फ़ोन लगाओगे, मुझे तो नहीं होगा ना। तो ऐसे इस वक्त क्या करना है कि ये टाइप इज इक्वल टू ये डालना है। अब तो ये ऑप्शनल है, लेकिन पुरानी स्क्रिप्ट में बिफोर HTML5 ये मैंडेटरी है। तो इसीलिए मैं इसे सेव कर देता हूँ, फिर से रन करके देखते हैं। सेव करने के लिए करना क्या है, Ctrl+S दबाओगे, सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर फिर से इस फाइल में जाता हूँ, फिर से इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया आपका ये, और Ctrl+Shift+I, देखिए आपका आउटपुट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सिंस ये मॉडर्न HTML है, अगर मैं इस कोड को हटा भी दूँ, देखिए एक बार Ctrl+X कर देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ, फिर से इसको मैं रन कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा कोड, ओके। अगर मैं इसके फिर से रन कर देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा का वैसा ही है आपका। तो यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, वैसे ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे टाइप, अगर टाइप है, आपने कहा था कि क्या एक ही फाइल हम लगा सकते हैं एक ही जावास्क्रिप्ट की, तो यहाँ पे अब आंसर देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सही सवाल पूछा था आपने। तो यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एक फाइल हो गई, लेकिन मैंने कहा था मॉड्यूलर कोड है आजकल,
कि आप मॉड्यूल अलग बनाए, गर्डर अलग बनाओ, लाओ क्रेन से उठा के रख दो। आप मॉड्यूल बनाओगे, जैसे आपने क्या है लॉगिन, अगर लॉगिन का एक ऑप्शन है कि जो आपके लॉगिन आईडी या पासवर्ड लेता है, कैप्चा लेता है और लॉगिन करवाता है, उसका अलग से किसी डेवलपर ने कोड बना दिया है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैंने एक जूनियर को बोल दिया कि भाई एक लॉगिन का कोड बना, उसका मॉड्यूल बना और मॉड्यूल मुझे एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है। वो मॉड्यूल का कोड बनाएगा, वो मुझे एक्सपोर्ट कर देगा। अब मैं ऐसी जगह वो जो कोड है वो कैसे रखूँगा, मैं इस टाइप में यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसे रिमूव करूँगा और इसकी जगह एक मॉड्यूल लिख दूँगा, ठीक है। और वहाँ पे जो मॉड्यूल रहेगा उसका नाम लिख दूँगा। तो आपकी दूसरी जो HTML आपने बोला था दूसरी जावास्क्रिप्ट नहीं लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, ये टाइप उसमें मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, हमें सब कुछ नहीं देखना है, इतने एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, देखेंगे सब कुछ देखेंगे। और हमारा मोटो क्या है कि हम लोग ये जो है ना, ये बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें एडवांस है, और ये एडवांस चीज़ें हमें करनी है किसी भी फ्रेमवर्क में करोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सर दर्द है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप एक वेनिला जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाओ, उसे मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल ऑब्टेन करने के लिए आपको कितनी क्वेरी लगानी पड़ती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, वो एक आप वेरिएबल बनाओ, फिर उस वेरिएबल पे नए नए ऑपरेशन करो, टेक्स्ट कंटेंट डालो, ये डालो वो डालो, इतना मुश्किल हो जाता है कि जो आपका 10 लाइन का कोड है वो आपके टाइप जो फ्रेमवर्क है या फिर लाइब्रेरीज है उसके साथ 2 लाइन में हो जाता है। तो 10 लाइन का काम अगर 2 लाइन में हो रहा है तो 10 लाइन क्यों पढ़े भाई, नहीं करना है ना। तो बेसिक पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक है, लॉजिक का पार्ट जो है वो पूरा का पूरा करेंगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हम फ्रेमवर्क में ही करेंगे, क्योंकि उसी में काम होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये सब कुछ तो हो गया, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे अगली जो चीज़ हमें देखनी है, जस्ट अ मिनट, हाँ, अब आगे की जो टॉपिक हमें देखना है वो है हमारा वैल्यू और वेरिएबल। ये टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई ना, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, और थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, तो हमारा बेसिक हो गया कि जावास्क्रिप्ट को लिंक किस तरह से किया जाता है, हाँ, बॉडी के साथ। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिख ली हमने, अब इसे मिनिमाइज़ करते हैं और हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वैल्यूज़ एंड वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट PDF नोट्स, और मैं अगर इसमें जाऊँ, हाँ, ये आपकी लिंकिंग जावास्क्रिप्ट फाइल, ये आपकी कुछ इस तरह से एक फ़ाइल बनी हुई है, नोट्स जो है ना, देखिए लिंकिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक जो ट्रेन एक दूसरे से लिंक होती है ना, उसका एक चित्र डाल दिया, तो आपको थोड़ा जल्दी से याद रहेगा ये लिंकिंग क्या चीज़ के लिए था, हाँ ठीक है, एक दूसरे को अटैच करने के लिए था। सच छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो टाइम पे जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे ना, बहुत सारी चीज़ें होगी, 400-500 टॉपिक होगी, क्या क्या याद रखोगे, भूल जाओगे ना, छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाती है फिर। तो ये आपके नोट्स हो गए, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे किस तरह से आप जो कोड है, स्क्रिप्ट SRC एट्रीब्यूट देना है, और SRC में आपको एट्रीब्यूट देना, जो फाइल का नाम है script.js, और ये बॉडी जो है आपकी वो रहेगी, और चूज़ एनी वन ऑफ द, चूज़ आइदर वन ऑफ, तो क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी तरीका था कि आप सीधा स्क्रिप्ट में इस तरह से लिखें, जस्ट अदर कंटेंट, हाँ, आप चाहे तो हेड में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, चाहे बॉडी में लिख सकते हैं, बेटर होगा आप इसे बॉडी में लिखें। अब इसमें बॉडी में इसलिए क्योंकि हो सकता है जब तक आपका, क्योंकि आपका फ्रेम जो बनता है, जो फ्रंट एंड पे दिखता है वो बॉडी से आता है, और आप चाहेंगे कि पहले पूरी बॉडी दिख जाए, हो सकता है तब तक ये रेंडर ना हो जाए, हो सकता है इस जावास्क्रिप्ट में ऐसे ऑपरेशंस हो जो टाइम कंज्यूमिंग हो, कहीं से डाटा ले आ रहे हो, तो इसलिए टाइम लोड होने में हो सकता है, इसलिए डिफर वगैरह कुछ आता है, वो अभी हमारा एडवांस पार्ट नहीं है, लेकिन प्रीफर करते हैं कि बॉडी में लिख लो, अदरवाइज उसका इतना कोई रिलेवेंस नहीं है, आप देख लीजिएगा। लेकिन दोनों में से एक ही करना है, या तो हेड में करना है या तो बॉडी में करना है, दोनों में नहीं करना है, हाँ, बॉडी में प्रॉपर है। फिर व्हाई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इज नेसेसरी, इसके कारण है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। आपकी अगर कोई चीज़, ठीक है, जो काम कर रही है वही करने दो, कोई वहाँ पे दूसरी चीज़ ना लगाओ। जैसे आपने अगर घर की दीवारें वगैरह बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो फिटिंग है, अननेसेसरी चीज़ें जो है उसे छुपा के रखते हैं। जैसे आपकी वायर की फिटिंग है, हम क्या करते हैं, प्लास्टर से पहले जरिया मार के वो वहाँ पे ट्रेंच बना के पाइप डाल देते हो, वायर डाल देते हो, क्योंकि आप देख के क्या करोगे उसका,
है ना, अननेसेसरी चीज़ है ना। सेपरेशन ऑफ कंसर्न होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मतलब जो चीज़ जिसके लिए बनी है वही चीज़ वो काम करे, फालतू के काम ना करे। जैसे वो दीवार बनी है, आप उस पर पेंट करना चाहते हो, सुंदर सा टेक्सचर मारना चाहते हो, या फिर कोई स्टिकर लगाना चाहते हो, आप बीच में पाइप लगा रहे हो और वहाँ पे वायर दिख रही है, अलग अलग है ना। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कंसर्न क्या है, वायर का कंसर्न है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी एक लाइट को पहुँचाए या फिर आपके फैन को पहुँचाए, उसका वो कंसर्न है, उसका वो वायर की वो चिंता है। जबकि हमारी दीवार की चिंता ये है, या फिर दीवार का जो काम है कि हमें सुंदरता प्रदान करे हमारे घर में, कि वहाँ पे कुछ स्टिकर लगाए, है ना। तो अगर मैं स्टिकर लगाना चाहूँ और बीच में वायर आ रहा है तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया क्या? नहीं हुआ ना, अलग अलग है कि दोनों के जो काम है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। मेरे वायर पे स्टिकर आ रहा है या फिर पेंट आ रहा है, अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न करते हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या करते हैं कि वायर को हम दबा देते हैं, एक ट्रेंच मारते हैं, एक झरी मारते हैं उसमें दीवार में, उसके ऊपर उसके अंदर पाइप डाल के वो जहाँ पहुँचानी है पहुँचा देते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, फिर उसके बाद वॉलपेपर लगाओ, अच्छा दिखेगा। ये क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि आपका लाइट जलाने का कंसर्न आपने अलग कर दिया, आपका जो पेंटिंग का काम था, सुंदरता प्रदान करने का काम था, आपने अलग कर दिया। सेपरेशन ऑफ कंसर्न इसमें ऐसे होता है कि आपका जो HTML है उसमें स्क्रिप्ट का क्या काम, वो तो आपका स्ट्रक्चर है ना, उसे अलग रखो। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न बहुत ज़रूरी है। एक प्रिंसिपल है, कोड, अच्छा कोड, सिर्फ कोड करना ज़रूरी नहीं है, अच्छा कोड लिखना भी ज़रूरी है। आप बिल्कुल ऐसे गोपनीय की तरह कोड नहीं लिख सकते कि आप कुछ भी लिखते जाओ, आपको आता है और सब एक दूसरे में मिक्स कर दो, नहीं, ठीक नहीं है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, सॉलिड प्रिंसिपल्स है या फिर ड्राई प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। उन प्रिंसिपल्स को भी हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। पहला प्रिंसिपल आप नोट कर लीजिए कि आपको करना है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो अलग रहे और वो वही काम करे, एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है कीपिंग योर HTML एंड जावास्क्रिप्ट फाइल मेक्स कोड ईजियर टू रीड। ठीक है, आप HTML का कोड पढ़ने के मूड में बैठे और आपको बीच में जावास्क्रिप्ट का आ रहा है, डिसमूड हो जाओगे। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न। दूसरा, रीयूजेबिलिटी। मैंने कहा था कि आप एक जावास्क्रिप्ट के कोड को 10 जगह उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो कोड बनाया था ना, ये app.js फाइल जो बनाई थी, अब यहाँ पे मैंने ये कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये कोड मैं 10 जगह अलग अलग लिखने से अच्छा क्या है, मेरी सेपरेट फाइल बनी हुई है ना app.js की, मैं इसी फाइल को करना क्या है, मुझे सिर्फ उसका नाम लेना है और लिखना है कि भाई उसकी उपयोग कर ले। तो मैं जैसे index.html है, जिसमें जैसे इसमें मैंने app.js का नाम ले लिया, वैसे ही मेरी कोई index.html की जगह login.html होगी, उसमें मैं उपयोग कर लूँगा इसका, वहाँ पे लिख लूँगा। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया। और साथ ही साथ मॉड्यूलराइजेशन आ गया कि सेम फाइल को आप रीयूज कर सकते हो अलग अलग HTML की फाइल में, ये हो गया। दूसरा जो फ़ायदा है आपका इसमें, स्केलेबिलिटी। ठीक है, जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है, एज द प्रोजेक्ट ग्रोड मैनेजिंग सिंगल स्क्रिप्ट फाइल इज़ डिफ़िकल्ट, और ऐसे में कन्वीनियंट यही होता है कि आप अलग अलग रखो। फिर वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन। टीम, एक बहुत बड़ी टीम काम करती है एक प्रोजेक्ट पे, सबको अलग अलग काम, अलग अलग मॉड्यूल दे दोगे, आप लॉगिन आप बनाओ, कार्ड का आप बनाओ, किसी और चीज़ का, ठीक है, आप वैलिडेशंस बनाओ। तो ये जो बनती है, अलग अलग फाइल बनेगी, तो अलग अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, और यहाँ पे वर्जन, उसके नए नए वर्जन ऐड करोगे। जैसे फेसबुक में आपने नया वर्जन ऐड कर दिया कि वीडियो कॉल आ गया, एक नया वर्जन है। तो आपकी अगर अलग फाइल बनी हुई है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपने सबसे पहले जनरेशन में क्या किया कि उसमें फ़ोन ऐड कर दिया, दूसरे वाले में आपने उसमें वीडियो कॉल ऐड कर दिया, फ़ोन वाले कॉल में आप ऐड कर लो वीडियो कॉल, कम्युनिकेशन की अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनी है ना। तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसके ऊपर कुछ देख लेते हैं कि हाउ टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट फाइल टू डॉम। पूछते हैं, ऐसे ही सवाल होते हैं। आप अगर बेसिक लेवल पे जाओ, एलिमेंट्री लेवल पे, इवन आप अगर एक्सपीरियंस लेवल पे 3 साल 4 साल 5 साल पे भी जा रहे हो, वो चेक करते हैं कि बेसिक तो आती है ना, कैसे करोगे कनेक्ट। क्या है, आप जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाते हो, एक्सपीरियंस के साथ ऊपर जाते हो, आपको ये छोटे टास्क नहीं करने होते, फिर आप बड़े टास्क करते हो, फिर आप छोटी चीज़ें भूल जाते हो। जैसे क ख ग घ, आज मैं अगर आपको बोलूँ पूरी एक तरह से बोल दो, आप लैंग्वेज तो पूरी बोल दोगे, क ख ग घ पूरा ऑर्डर में नहीं बोल पाओगे, है ना। ABC, हाँ वो, हाँ तो होता है ना कि अब तो आप बहुत भारी भारी, आप तो खुद एक टीचर है, तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांस लेवल के काम करते हैं, आप बेसिक भूल जाते हैं। तो बेसिक भी आपको आने चाहिए, और इसलिए वो पूछते भी हैं कि हाउ टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट फाइल विद HTML। तो हमने देखा है स्क्रिप्ट, SRC और उसमें नाम लिख दो, ठीक है। दूसरा है व्हाट आर द वेज टू कनेक्ट JS फाइल। 2 तरीके हैं, इनलाइन
कि उसी में लिख दो स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर कोड लिखो, या तो फिर अलग फाइल बना के src एट्रीब्यूट में उस फाइल का नाम ले लो। दूसरा, हाउ कैन स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट फाइल बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड अ ब्राउजर एनवायरनमेंट। अगर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसे ब्राउजर के बाहर कैसे रन करे, तो हमने देखा था Node.js में कर सकते हैं। हमने देखा था ना, ये फाइल जो है, मैं अगर इसी सवाल का जो है, हाउ कैन अ स्टैंड अलोन फाइल बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड अ ब्राउजर एनवायरनमेंट। अब जैसे ये आपकी app.js अलग से फाइल है, इसे मुझे ब्राउजर में रन नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बैकटिक या फिर टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल कहाँ है, ये आपका टर्मिनल है। यहाँ पे मैं अगर इसमें जाऊँ, व्यू में जाऊँ, और व्यू में टर्मिनल आता है, या फिर कंट्रोल बैकटिक जो एस्केप के ऊपर की होती है आपकी, उसे दबाओ तो ये आपका ये खुलता है। यहाँ पे टर्मिनल में आपको लिखना है नोड, और ये जो टर्मिनल है आपका, ये CMD में भी चलता है जैसे नोड, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम ले लेता हूँ app.js। ये जो आई है ना आपका app.js, अगर मैं इसे एंटर कर दूँ, इस फाइल को अगर मैं एंटर कर दूँ, तो देखिए 8 और RAM ब्राउज़र में हो रही है क्या रन? नहीं हो रही ना, ब्राउज़र में नहीं हो रही है, कोड एडिटर में हो रही है। इवन अगर आपके पास कोड एडिटर भी नहीं है तो इसे कैसे रन करोगे, आपके पास सिंगल फाइल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, और मेरा जो था ना, ये फाइल थी। अब आपको पता है कि मेरी ये जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल है, इसे रन करना है। कैसे करोगे आप यहाँ पे जाओगे, CMD दबाओगे, आपका CMD आ गया। अब आपका CMD कहाँ खुला है, कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ खुली है, ये आपको पता होना चाहिए। C यूजर HORNBIL डेस्कटॉप प्रोजेक्ट फूड एंड फ्रंट एंड, और उसके अंदर फोल्डर है लर्निंग। जहाँ पे खुला है, ये हमारा फोल्डर पाथ है ना, यहाँ इस फोल्डर में खुली है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कुछ बंद कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे आते हैं। देखिए हमारा जो C है, C फाइल, ये जो डेस्कटॉप चलता है C में चलता है, जहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होती है। C में आपका एक फोल्डर है, हॉर्नबिल नाम से आपका एक डेस्कटॉप है, और उसमें आपका एक फूड एंड फ्रंट एंड फोल्डर, उसके अंदर आपका लर्निंग JS फोल्डर, और इसके अंदर आपका ये है। अब मैं यहाँ पे खोलूँगा CMD, कमांड प्रॉम्प्ट CMD, यहाँ पे आई, ठीक है। आप चाहे तो एक कदम पीछे और आगे जा सकते हैं, ये सब कुछ नेविगेशन हम आराम से देखेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन था हमारा कि ब्राउजर एनवायरनमेंट के बाहर अगर आपके पास कोड एडिटर भी नहीं है तो कैसे रन करोगे। सिंपल, यहाँ पे मैं अगर नोड लिखूँ, यहाँ पे कोड डॉट स्पेस दबाया था तो अपना VS कोड एडिटर खुला था। अभी हमें फाइल रन करनी है और app.js आ गई। ये कैसे है, ऑटोमेटिक टैब दबाओगे, जितनी फाइल उस फाइल में होगी, उस फोल्डर में होगी, आ जाएगी। फिर से टैब दबाऊंगा index.html, फिर से टैब दबाऊंगा app.js। अगर मैं इसे रन कर दूँ, एंटर मार दूँ, तो देखिए आपका आंसर इसी में आ गया, ठीक है। 8 और RAM इसी में आ गया। तो ये हुआ आपका तरीका। और आगे का हम अगर देखें क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल इन वेब डेवलपमेंट। सवाल होता है, ऐसे बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, तो इसके हमें आंसर है रीयूजेबिलिटी, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, फिर स्केलेबिलिटी और वर्जन कंट्रोल। और इसका ये जो एलेबोरेशन है, ये आप वहाँ पे बोल सकते हैं। इवन आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी है। तो ये हमने देख लिया। अब जो हमें अगला टॉपिक जो देखना है यहाँ पे, आज हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है अभी, तो एक काम करते हैं, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ हम वैल्यूज़ क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, कन्वेंशंस टू डिक्लेयर वेरिएबल, ये सब कुछ देखेंगे। और अगर हमें टाइम मिला तो हम डेटा टाइप्स भी देखेंगे। और यहाँ से आज से आपकी सीरियस डेवलपमेंट चालू हो गई है। आप इसे नोट करते रहिए, आप फॉलो ऑन करते रहिए। आप बिल्कुल 6-8 महीने में की देर है, आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस असेंबली को यही एडजर्न करते हैं। ओके, थैंक यू।